नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एमसी मोरे हाफ ब्रिज इन्वर्टर का एक और वर्जन पढ़ने वाले हैं और वो है बेडफोर्ड वर्जन। मींस आज का टॉपिक हमारा होगा एमसी मोरे बेडफोर्ड हाफ ब्रिज इन्वर्टर। बच्चों, इस इन्वर्टर को नॉर्मली हम वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर ही बोलते हैं और इसको हम वोल्टेज कम्यूटेटेड इन्वर्टर भी बोल सकते हैं। वोल्टेज कम्यूटेटर इन्वर्टर बोलने के पीछे रीजन यही है कि ये इन्वर्टर रिवर्स बायस में नॉर्मली कम्यूटेट होता है। बच्चों, जब हम इस इन्वर्टर के बेसिक डिटेलिंग कंस्ट्रक्शन को देखेंगे तो यहाँ हमें एक डिफरेंस दिखेगा। जो हमारा डिफरेंस मॉडिफाइड एमसी मोरे इन्वर्टर से है, और वो डिफरेंस ये है कि वहाँ हमने ऑक्सिलरी थायरिस्टर्स को यूज किया था, TA1, TA2, इवन फुल ब्रिज में हमने 4 ऑक्सिलरी थायरिस्टर यूज किए थे, जबकि यहाँ पे हमें ऑक्सिलरी थायरिस्टर की जरूरत नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस बेडफोर्ड एमसी मोरे हाफ ब्रिज इन्वर्टर। बच्चों, यहाँ पे ऑक्सिलरी थायरिस्टर नहीं है, तो फिर सवाल ये आता है कि फिर ये ऑफ कैसे होता है, कम्यूटेट कैसे होता है। तो बच्चों, इसमें T1 और T2 के बीच में कुछ कॉम्बिनेशन इस तरीके से हम सेट करते हैं कि जब T1 ऑन होगा तो उसी कंडीशन में वो T2 को कम्यूटेट कर देगा, और जब T2 ऑन होगा तो वो T1 को कम्यूटेट कर देगा। बाकी कम्यूटेटिंग एलिमेंट यहाँ पे एड ऑन होती है बच्चों, वहाँ हम सिंगल कम्यूटेटिंग एलिमेंट, सिंगल कैपेसिटर ऐड किए थे। यहाँ पे डबल कम्यूटेटिंग एलिमेंट C1 और C2 और L1 और L2 यूज करेंगे। बाकी लोड आप चाहें तो R ले सकते हैं, फिर RL ले सकते हैं। यहाँ मैंने RL लोड कंसिडर किया हुआ है। एक बेसिक एजम्पशन है कि दोनों इंडक्टर की जो वैल्यू है इंडक्टेंस की वो सेम है, यानी L1 की वैल्यू L2 के बराबर है। मैं लेट L भी मान सकता हूँ। तो आइए एक एक करके हम डिफरेंट मोड्स को समझते हैं। सबसे पहले हम बहुत बेसिक मोड यानी मोड 1 का चर्चा करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम मोड 1 का डिस्कशन करते हैं। आप जिसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मोड 1 वो फेज है जहाँ पे t इक्वल टू 0 होगा। मीन्स मैंने जस्ट माना कि t इक्वल टू 0 पे मेरा सर्किट ऑन हो रहा है, तो दो पॉसिबिलिटीज होगी, t इक्वल टू 0 से पहले और t इक्वल टू 0 के बाद। बच्चों, सेम प्रोसेस वैसे ही चलेगा जैसे हमने मॉडिफाइड एमसी मूरे में डिस्कशन किया था। यहाँ बिफोर t इक्वल टू 0 का जब एनालिसिस करेंगे दैट विल बी कॉल्ड मोड 1, और एट t इक्वल टू 0 का जब डिस्कशन करेंगे दैट विल बी कॉल्ड मोड 2। तो आइए हम मोड 1 यानी बिफोर t इक्वल टू 0 का डिस्कशन करेंगे। बिफोर t इक्वल टू 0 में हम देख पा रहे होंगे कि सिर्फ T1 थायरिस्टर जो है वही ऑन है और वो लोड करंट को कैरी कर रहा है। अब हमारे पास दो वोल्टेज सोर्स थे, अपर वोल्टेज सोर्स Vs/2, लोअर वोल्टेज सोर्स Vs/2। तो अपर वोल्टेज सोर्स जो Vs/2 है उसे में एग्जैक्टली अपीयर होगा किसके अक्रॉस बच्चों? थायरिस्टर के अक्रॉस और लोड के अक्रॉस। तो अपर वोल्टेज सोर्स होगा Vs/2, वो लोड के अक्रॉस अपीयर हो रहा है, और अपर सोर्स की वजह से ही जो लोड करंट फ्लो हो रहा है दैट इज कॉल्ड आई नॉट। मैं आई नॉट को अज्यूम कर ले रहा हूँ कि बच्चों कांस्टेंट है, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि यहाँ जो करंट अक्रॉस द इंडक्टर है यानी आई L1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? अभी 0। मैं यहाँ पे कैपेसिटर के अगर अक्रॉस देखूं तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VC1 की वैल्यू 0 है। दूसरा VC2 की अगर मैं बात करूं तो VC2 की वैल्यू लोड वोल्टेज V0 प्लस सप्लाई वोल्टेज Vs/2 दोनों का सम है। और मैं देख पा रहा हूं कि जो लोड वोल्टेज था वो Vs/2 ही था, इसीलिए दोनों का सम Vs/2 मिलके कैपेसिटर VC2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है Vs। यानी यहाँ कैपेसिटर VC2 अभी चार्ज हो रहा है और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर हो रहा है दैट इज कॉल्ड Vs। बच्चों, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा? VL1 इक्वल टू L1 di अपॉन dt, यानी di नॉट अपॉन dt। और ये जो VL1 होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लोड करंट के अक्रॉस अपीयर होगा। तो मैं बोल सकता हूँ जो वोल्टेज VC2 है ये थायरिस्टर T2 के अक्रॉस अपीयर हो रहा है, और इसी थायरिस्टर T2 के अक्रॉस अपीयर होने की वजह से जो T2 है वो धीरे धीरे रिवर्स बायस से ऑफ मोड से कंडक्शन मोड में जाने की कोशिश करेगा, यानी ऑफ मोड फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा। अब आइए बच्चों, अब हम मोड 2 पे चर्चा करते हैं। मोड 2 मीन्स एट t इक्वल टू 0। एट t इक्वल टू 0 पे मैं मान के चल रहा हूँ कि t बिफोर t इक्वल टू 0 पे मेरे कैपेसिटर VC2 के वोल्टेज की वजह से T2 जो थायरिस्टर था वो फॉरवर्ड बायस हो गया था। तो अब मैंने T2 को क्या कर दिया? ट्रिगर कर दिया। T2 को जैसे ही मैंने ट्रिगर कर दिया तो वोल्टेज अक्रॉस जो VC2 था वो अभी भी Vs है,
और जो वोल्टेज अक्रॉस Vc2 है उसी वोल्टेज से सोर्स वोल्टेज के बराबर वैल्यू से इंडक्टर यहाँ पे L2 चार्ज हो रहा है, जो कि थारिस्टर T2 के सीरीज में कनेक्टेड है। और L2 कितने वोल्टेज से चार्ज होगा? एग्जैक्टली वही वोल्टेज से जो सप्लाई वोल्टेज है, तो VL2 की वैल्यू होगी Vs के बराबर। तो बच्चों मैं मान के चल रहा हूँ कि L1 और L2 दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों इक्वल एंड कपल्ड इंडक्टर है, तो बराबर होने की वजह से मैं यहाँ एज्यूम कर लेता हूँ जितना वोल्टेज अक्रॉस VL1 होगा सेम वोल्टेज अक्रॉस VL2 होगा, तो VL1 की वैल्यू भी होगी Vs के बराबर। तो आइए अब हम थारिस्टर के कम्यूटेशन से पहले एज्यूम कर लेते हैं कि L1 में करंट I0 फ्लो हो रहा है। अब इस जो सर्किट है, लोड सर्किट, जो मेरा थारिस्टर T1 से T2 तक का जो सर्किट है, जिसमें थारिस्टर के साथ इंडक्टर L1 और T2 के साथ इंडक्टर L2 लगा है, उसको मैं नोमेनक्लेचर देता हूँ BC। ये T1 के क्रॉस टर्मिनल हो जाएंगे, CD L1 के क्रॉस टर्मिनल हो जाएंगे, DE L2 का क्रॉस टर्मिनल होगा, और EF T2 का क्रॉस टर्मिनल होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ VBC की वैल्यू VBF माइनस का VCF के बराबर होगा, और VBF की वैल्यू है VS, और VCF की वैल्यू हो जाएगी 2VS। तो फाइनल जो वोल्टेज अपीयर होगा अक्रॉस VBC वो होगा माइनस का VS। अब आप ही मुझे बताइए, T1 के अक्रॉस जब वोल्टेज नेगेटिव अपीयर होगा तो क्या करेगा वो? T1 को फोर्सली टर्न ऑफ कर देगा, यानी T1 रिवर्स वोल्टेज होने की वजह से, रिवर्स बायस होने की वजह से कम्यूटेट हो रहा है, इसीलिए इसको हमने वोल्टेज कम्यूटेटेड थारिस्टर बोला है। तो यहाँ पे T1 अब कम्यूटेट हो रहा है। तो आइए मोड 3 में हम पहुंचते हैं एट T इक्वल टू T1 पे। जैसे ही हम मोड 3 पे पहुंचेंगे बच्चों, तो कैपेसिटर का जो करंट है वो चार्ज होकर मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा। तो ICP इज इक्वल टू ICP, जिसको मैंने उसके पीक करंट के नाम से रिप्रेजेंट किया, जो मैंने याद होगा आपको कि मॉडिफाइड एमसी मोरे में भी सेम नोमेनक्लेचर हमने माना था। सिमिलरली बच्चों यहाँ आप देख पा रहे होंगे, जो आईसीपी की वैल्यू है मैक्सिमम करंट है, तो इंडक्टर का जो वोल्टेज है L2 वो भी चेंज हो रहा है अपनी पोलैरिटी को, और करंट लोड करंट को मेंटेन करके रख रहा है। तो D2 जो होगा बच्चों अब क्या होगा? फॉरवर्ड बायस। अभी तक क्या था? T1 ऑन था तो D2 रिवर्स बायस था। अब D2 मेरा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। D2 के फॉरवर्ड बायस होते ही क्या होगा? जो कैपेसिटर से जो C2 से जो करंट फ्लो हो रहा था, मीन्स मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अब करंट जो फ्लो होगा वो कैपेसिटर C2 के अक्रॉस के बदले अब D2 से फ्लो होगा। ये सेम वही प्रोसेस है बच्चों जो मॉडिफाइड एमसी मोरे में था। C2 के अक्रॉस D2 में फ्लो होगा, तो करंट मैंने मान लिया ID2, क्योंकि IC2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। IC1 जीरो है, IC2 जीरो है, तो ID2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I0 प्लस कैपेसिटर का मैक्सिमम करंट दैट इज ICP यानी IM। और इस तरीके से इंडक्टर जो L2 है वो अब एनर्जी देगा किसको? D2 को देगा, और T2 धीरे धीरे जो करंट की वैल्यू है, मैक्सिमम करंट की वैल्यू है, रिड्यूस करेगा, यानी T2 करंट रिड्यूस होगा, रिड्यूस टू 0 होगा। और कहाँ से रिड्यूस हो रहा है? अपने मैक्सिमम वैल्यू से। तो आइए अब हम मोड 4 की बात करते हैं। मोड 4 में हम देखेंगे कि कैसे अब जो मेरा T2 थारिस्टर था, अब वो अब धीरे धीरे रिवर्स बायस हो गया, और रिवर्स बायस होने की वजह से वो भी कम्यूटेट हो जाएगा। तो अभी मेरा T1 पहले से कम्यूटेट था, T2 मेरा अब कम्यूटेट हो गया। एक टाइम ऐसा आएगा, मैं बोल सकता हूँ T इक्वल टू T3। अब T इक्वल टू T3 से पहले के मोड में आप देख पा रहे होंगे कि अब एनर्जी सोर्स से लोड की तरफ नहीं, बल्कि लोड से कहाँ फेड अप हो रही है? सोर्स की तरफ। मीन्स जैसे ही D2 रिवर्स बायस, जैसे ही D2 ने T2 को रिवर्स बायस कर दिया, T2 ऑफ हो गया, तो अब एनर्जी सोर्स से लोड की तरफ नहीं बल्कि लोड से सोर्स की तरफ जा रही है। और ये धीरे धीरे कंडीशन कंटिन्यू करेगा, और जो I0 की वैल्यू होगी वो रिड्यूस होते होते 0 हो जाएगी। जैसे I0 की वैल्यू रिड्यूस होकर 0 हो गई, तो जो D2 आपको दिख रहा है मोड 4 में, वो क्या हो जाएगा बच्चों? ऑफ हो जाएगा। और जैसे ही D2 ऑफ होगा, फिर से वापस T2 हमारा कंडक्ट करना स्टार्ट होगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ T इक्वल टू T3 पे T2 फिर से कंडक्ट करना स्टार्ट कर गया, और D2 यहाँ पे ऑफ हो गया। अब जो लोअर डीसी वोल्टेज है Vs/2, अभी तक हम T1 के अक्रॉस अपर डीसी वोल्टेज की बात करते थे, अब हम लोअर डीसी वोल्टेज को भी यहाँ कंसिडर कर लेंगे। वो भी रिवर्स डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा, यानी सब I0 करंट की वैल्यू फ्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो वोल्टेज अक्रॉस जो कैपेसिटर होगा Vc1, उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बच्चों? Vs के बराबर।
अब हम क्या करेंगे, अब हम T1 हमारे पास एक ऑप्शन है T2 को हम फायरिंग करने के लिए यहाँ पे फिर से वही रिवर्स वोल्टेज अपीयर होगा और उसके अक्रॉस यहाँ पे उसका कम्यूटेशन होगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि मोड 5 में कैसे मेरा जो T1 थायरिस्टर था वो भी ऑफ हो गया और साथ में जो T2 थायरिस्टर है वो भी ऑफ हो गया। आइए बच्चों, अब इसके हम कुछ वोल्टेज और करंट वेवफॉर्म का भी एनालिसिस कर लेते हैं। इसके वोल्टेज और करंट वेव का एनालिसिस थोड़ा सा डिफरेंट होगा किससे, जो हमने एनालिसिस किया था पिछले यानी मॉडिफाइड एमसी मोरे इन्वर्टर से। यहाँ पे आप जो एक्सिस देख पा रहे होंगे, उस एक्सिस में सबसे पहले हम बात करेंगे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का, दैट इज Vc1, और सेकंड कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज दैट इज Vc2। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि बिफोर टी इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर Vc2 चार्ज है, और जैसे ही टी इक्वल टू T1 पे आया वो कैपेसिटर क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया Vc2। अब आप देखिए, शुरुआत में जो C2 कैपेसिटर था वो चार्ज कितने वोल्टेज से था, Vs वोल्टेज से, तो धीरे धीरे डिस्चार्ज होकर उसकी वैल्यू 0 हुई, और जब वो डिस्चार्ज हो रहा है उसी पैरेलली कैपेसिटर C1 क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो उसकी वोल्टेज कैसे इंक्रीज होते हुए जा रही है, और वो भी चार्ज कितने वोल्टेज से होगा, Vs से। सिमिलरली बच्चों, लोड करंट की हम बात कर ले, तो लोड करंट की वैल्यू स्टार्टिंग में यानी बिफोर इक्वल टू 0 पे तो 0 ही थी। जैसे ही मेरा थर्स्टर T1 कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा तो उस कंडीशन में लोड करंट की वैल्यू हमें मिलनी स्टार्ट हो रही है। तो वेवफॉर्म सेम वैसा ही है जैसा हमने मॉडिफाइड एमसी मुरे में डिस्कशन किया था। तो आई होप आपने इस एमसी मुरे बेडफोर्ड वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर स्पेशली हाफ वेव का बेसिक आर्किटेक्चर, सर्किट डायग्राम और क्या मॉडिफिकेशन है वो समझ लिया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि इस बेडफोर्ड वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर को हम कंप्लीमेंट्री इन्वर्टर सर्किट भी बोलते हैं। उसके पीछे रीजन यही है, यहाँ पे ऑक्सिलरी थारिस्टर की जगह पे हम इन दोनों मेन थारिस्टर से एक दूसरे को कम्यूटेट करवाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।